गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आइए बेटा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। देखिए ये जो हमारा जो है ये हमारी नाइन्थ जो हिस्ट्री की किताब है, इसमें पहला लेसन जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसमें ओवरऑल फ्रांस के बारे में बताया गया है कि फ्रांस के अंदर किस तरीके से पहले तानाशाही होती थी, राजा का शासन होता था और उसने किस तरीके से लोगों पर अत्याचार किए और फिर लोगों ने उसके खिलाफ जो है क्रांति कर दी और वहाँ से फिर जो डिक्टेटरशिप थी किंग की, उसको अबॉलिश कर दिया गया और उसके जगह पर जो है वहाँ पर संविधान का निर्माण करने की कोशिश की गई। ये सारी चीज़ें जो हैं इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो 14 जुलाई 1789 की सुबह है। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर है अफवाह, यानी कि लोग जो है वो क्लियर नहीं थे कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन सिर्फ जो है उन्होंने ऐसा सुना और वो चल पड़े कहाँ पर, वो पेरिस नगर में। ठीक है, और दिन देख लीजिए, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे, जुलाई 1789। ठीक है, यही दिन था जिस दिन फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है, ये अफवाह उन्होंने सुनी थी। ठीक है, लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। ठीक है, अतः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला। बास्तील जो है एक इम्पॉर्टेंट नेम है। ठीक है, बास्तील किला है और उस किले की जेल है। ठीक है, उसको तोड़ डाला जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस शस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर जो था वो मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए, जो भी उसके अंदर बंद थे वो छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 ही थी। ठीक है, सिर्फ 7 ही लोग थे जो उस जेल के अंदर बंद थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक जो महल था वो अब क्या हो गया था बेटा, उसको ढहा दिया गया था और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो एक तरीके से जो ये बास्तील की जो जेल थी वो किस चीज़ का, वो घृणा का प्रतीक थे। ठीक है, लोग उससे बहुत घृणा करते थे क्योंकि उसके अंदर रहने वाला जो राजा था वो जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया करता था, उनके ऊपर जो है उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया करता था। ठीक है, इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और जगहों पर संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी और बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ कि भाई ये जो बास्तील की जेल के अंदर घुस गए और उसके बाद जो है उस कमांडर को मारा और उसके बाद इतना उनको कैदियों को छुड़वाया, इवन देन जो है ये बताया गया कि भाई सम्राट को भी फांसी दे दी गई। तो ये सब कुछ जो है बेटा एक ही दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे लंबी कहानी है। तो वो लंबी कहानी क्या है, अब जो हम उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे कि किस तरीके से वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि भाई हमें क्रांति के द्वारा ही जो है इस राजा से छुटकारा मिल सकता है। देखो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, जब 18वीं सदी थी तो उसके उत्तरार्ध मतलब जो लास्ट टाइम चल रहा था उस समय क्या होता है, सन 1774 में 1774 में ब्रूबो राजवंश का लुई 16, ठीक है, ये 10 और इसके आगे 6, तो लुई 16 फ्रांस की गद्दी पर आसीन होता है। जो ब्रूबो राजवंश है, कौन सा राजवंश है, ब्रूबो राजवंश है, और वो कब बैठा है गद्दी पर, 1774 में गद्दी पर बैठा है। ठीक है, उस समय बेटा उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी और उसका विवाह किससे हुआ था, उसका विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, दिस इज ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया आपको करना है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी वो, उसका नाम क्या था, मैरी एंटोइनेट। कई बार एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन ये आए हुए हैं तो आप ध्यान रखेंगे। मैरी एंटोइनेट जो थी वो फ्रांस के राजा की पत्नी थी और जो कहाँ की थी, जो ऑस्ट्रिया की थी। ठीक है बेटा, उसके बाद राज्यारोहण के समय, राज्यारोहण यानी कि जब उसको राजा बनाया गया तो उस समय उसने राजकोष खाली पाया, जब जो खजाना था वो बिल्कुल खाली पड़ा था। खजाना खाली होने के कारण क्या थे, ठीक है, तो खजाना खाली होने के कारण थे, सबसे पहला कारण देखो, लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। फ्रांस ने जो है लंबे युद्ध क्यों किए थे बेटा, फ्रांस ने जो है लंबे युद्ध किए थे अमेरिका
के जो है 13 उपनिवेश थे, उनको छुड़वाने के लिए जो है इसने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध किए थे, तो उसकी वजह से उसका खजाना खाली हो गया था। उसके बाद दूसरा था कि उसका वर्साय, जो वर्साय क्या था, एक विशाल महल था उनके पास। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची की जाती थी। उस महल को मेंटेन रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता था। ठीक है, लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने क्या कर रखा था, अमेरिका की 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। और इस युद्ध के चलते ही फ्रांस पर क्या हो गया था बेटा, 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्जा चढ़ गया था। ठीक है, ये लिब्रे क्या है, लिब्रे वहाँ की जो है फ्रांस की मुद्रा है जिसका नाम लिब्रे है। तो अब कब चलती थी ये, 1794 में जो है ये चला करती थी, मतलब इससे पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद देखो लिब्रे से भी अधिक का कर्जा उस पर चढ़ गया था, कितना, 10 अरब लिब्रे से भी ज़्यादा का उस पर कर्ज चढ़ गया था, और जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। और जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। ठीक है, 2 अरब लिब्रे का पहले से ही बोझ था। और उसके बाद उसने जब युद्ध में पार्टिसिपेट किया, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को छुटवाने के लिए कोशिश की, तो 10 अरब लिब्रे का उस पर और भी कर्ज चढ़ गया। ठीक है, सरकार ने कर्जदाता पर क्या कर दिया था, सरकार ने कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। सरकार से क्या कर रहे थे, कर्जदाता जो है वो 10% ब्याज की मांग और करने लगे थे, 10% और ऊपर से ब्याज लगा रहे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर ही मजबूर हो गई थी। कि जब इनके ऊपर कर्ज इतना ज़्यादा था तो वो अपने कर्ज को चुकाने में ही जो है इनकी सारी संपत्ति खर्च हो जाती थी। तो वो संपत्ति आए कहाँ से, किस तरीके से आय प्राप्त हो, ये सबसे बड़ा इनके पीछे जो है एक क्वेश्चन मार्क था इनके लिए। ठीक है, अपने नियमित खर्चों, जैसे इनके पास और भी रेगुलर बहुत सारे जो है एक्सपेंडिचर्स थे बेटा, कौन कौन से थे रेगुलर खर्चे और कौन से थे इनके पास, जैसे सेना के रख रखाव। ठीक है, सेना के रख रखाव में बहुत पैसा खर्च होता है। राज दरबार, जो इनका वर्साय का जो था विशाल महल था, उस पर भी इनका काफ़ी पैसे खर्च होता था। ठीक है, इसके अलावा राज दरबार में जो कर्मचारी होते थे उन पर सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई थी। यह कदम भी ना काफ़ी था, मतलब इतना ही काफ़ी नहीं था। उन्होंने और इसके लिए क्या किया देखो 18वीं सदी में जो है फ्रांसीसी समाज जो है 3 स्टेट में बांटा गया था, और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही जनसाधारण ही कर दिया करते थे। देखो ये यहाँ पर जो है एक यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, इसके पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले देखो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, 3 तरीके से जो है समाज को 3 कैटेगरीज में एक तरीके से बांट दिया गया था। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट स्टेट में थे उसमें पादरी लोग आते थे। पादरी लोग कौन होते हैं, जो चर्च के अंदर जो है पूजा वगैरह करते हैं, उनको पादरी लोग कहा जाता है। द्वितीय स्टेट कौन से होते हैं, कुलीन वर्ग होते हैं। कुलीन वर्ग यानी कि जो पढ़ा लिखा वर्ग होता था और जो स्पेशली जो है राजा के दरबार में कार्यरत था। ठीक है, और थर्ड स्टेट के अंदर आते हैं बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, और किसान और कारीगर, और छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर, ये सब जो हैं ये थर्ड स्टेट में आते थे। देखो ये थर्ड स्टेट का बॉक्स बना हुआ है, थर्ड स्टेट में ये सब आते थे। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है बेटे कभी कभी कि प्रथम स्टेट के अंतर्गत कौन लोग आते थे फ्रांस में, द्वितीय स्टेट में कौन से लोग आते थे, और तृतीय स्टेट में कौन से लोग आते थे। तो आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। सामंती व्यवस्था क्या होती है, सामंती व्यवस्था एक तरीके से होती है जो भूमि से रिलेटेड होती है, जिसमें जो है कुछ विशेष लोगों के हाथ में सारी भूमि होती है और वो वहाँ से टैक्स वगैरह इकट्ठा करके और राजा के पास जमा करवाते हैं। ठीक है, प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। तो ऐसा बता रहे हैं इसको कि जो 1789 से पहले क्या था, 1789 से पहला सारा जो है राजा का शासन चलता था। उसके बाद देखो फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। जो हमारा सेकंड नंबर का जो चित्र है ये है चित्र नंबर 2। ठीक है, सॉरी ये है चित्र नंबर 2। ये जो बता रहा है ये समाज की दर्शाता है, जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया था। पूरी आबादी में लगभग 90% लोग किसान थे। ये ध्यान में रखने वाली बात है बेटा कि पूरी आबादी में लगभग 90% लोग थे, और लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% लोग ऐसे थे जो ज़मीन पर
60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तो प्रथम 2 स्टेट जो थे, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना का मतलब जन्म से ही उन्हें प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रथम स्टेट में रहने वाले थे, ठीक है, प्रथम 2 स्टेट जो हैं यानी कि कौन कौन से, ये हमारा पादरी वर्ग, ठीक है, और कुलीन वर्ग, इन दोनों को जो है टैक्स से छूट थी। इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था गवर्नमेंट को, ठीक है। इनमें से आगे है, कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि के लिए बाध्य थे। ये सारे काम जो है इनसे करवाए जाते थे जो थर्ड स्टेट के अंतर्गत आते थे, ठीक है। उसके बाद देखो आगे कहते हैं, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद क्या है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। टाइद और टाइल क्या है? टाइद द जहाँ पे द है वो है धार्मिक कर, और टाइल क्या है, जो ये है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो टाइद मतलब जिसमें द मतलब धार्मिक जहाँ पे है, और टाइल ले मतलब जहाँ पे लिया जाता है सीधा डायरेक्ट टैक्स जो लिया जाता है वो। तो किसान भी क्या थे, चर्च भी किसानों से जो है करों का एक बड़ा हिस्सा टाइद के रूप में वसूल कर लेता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को जो कर चुकाना होता था, इन करों में टाइल और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। तो अप्रत्यक्ष कर जो है किन किन चीज़ों पर लगता था बेटा, जैसे नमक, तम्बाकू, ये क्या चीज़ें हैं, ये रोज़ाना काम आने वाली जो बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर भी जो है टैक्स लगता था, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से ही जनता वहन करती थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जितने भी टैक्सेस लगते थे उनके थ्रू ही जो है मेन इनकम जो है किंग की होती थी, और किंग उन मेन इनकम से ही जो है अपना सारा जितना भी काम जो है वो चलाता था। जैसे अपने महल का रख रखाव करना, अपनी सेना का रख रखाव करना, अपने राज दरबार में जो सरकारी कार्यालय कर्मचारी उनका सबका ध्यान रखना, सारे खर्चे जो हैं वो इन टैक्सेस के थ्रू ही पूरे करता था, ठीक है। अब इसमें नंबर 1.1 देखो, जीने का संघर्ष, कि भाई इतना ज़्यादा जो है वहाँ पर टैक्सेस इतने ज़्यादा लेवल के हो गए थे, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे थे थर्ड स्टेट के ऊपर, जिनका जीवन जो है पहले से ही कठिनाई में गुजर रहा था। तो टैक्सेस की वजह से वो और ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बेचारे बहुत ज़्यादा दुखी थे। फ्रांस की जनसंख्या जो है सन 1715 में जो है 2.3 करोड़ थी, और जो ये जो है आगे 1789 में बढ़ करके 2.8 करोड़ हो गई थी, ठीक है। 2.3 करोड़ से कितनी बढ़ के 2.8 करोड़ हुई थी। तो जो है इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए जनसंख्या बढ़ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में रोज़गार के साधन भी बढ़े, इनकम भी बढ़े, तो तभी बात है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार जो है कारखानों में मजदूरी करने और उनकी मजदूरी मालिक ही तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, कि जितना महंगाई बढ़ रही थी मजदूरी उस हिसाब से नहीं मिलती थी उनको। फलस्वरूप से यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर जो अमीर गरीब का जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये खाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। स्थितियां तब और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, बदतर का मतलब ख़राब हो गई, जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार बिल्कुल गिर गई, यानी कि कम हो गई। इससे रोज़ी रोटी का संकट पैदा हो जाता है, और ऐसे जो है जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम बात थी, ठीक है। जब जो है बहुत ज़्यादा लोगों की जो है खाने को नहीं मिल रहा है और वहाँ पर खाने पीने का बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है, उसको कहते हैं हम खाद्य संकट। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, 1.3 है ये 1.2 रह गया बेटा। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, पहले तो देखो ये ख़राब फसल है। जब ख़राब फसल होती है तो उसके कारण जो है खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है, और अन्न का अभाव हो जाता है जैसे, ठीक है। तो अब गरीब गुरबा जो भी थे वो पाव रोटी नहीं खरीद पा रहे थे, क्यों? क्योंकि ख़राब फसल होने के कारण क्या हो गया था बेटा, खाद्य पदार्थों की कमी हो गई थी मार्केट में, और दूसरा उनकी जो है
कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो अब वो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है, उन लोगों के पास जो है उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो रहा है और प्लस में वो खाने के लिए ही लड़ने लगे थे। ठीक है, इनके अंदर ये पॉइंट्स आप भरेंगे कि वो खाने के लिए जो है वो कमज़ोर शरीर हो गया और वो खाने के लिए ही अब लड़ाई कर रहे थे। और कुल मिलाकर के इस खाने की कमी के कारण वहाँ पर चारों तरफ महामारी फैल गई है और फिर उस महामारी के कारण जो है क्या हो गया है, मृतकों की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो ये सारे बॉक्सेस आप कैसे फिलअप करेंगे बेटा, ये सारे बॉक्सेस आप यहाँ से देख करके फिलअप करेंगे, अपने मन से फिलअप नहीं करने हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें आपको बता दिया है, आप इसको अपने बुक के अंदर फिलअप कर लेंगे यहाँ से देख करके कि मैडम कौन से बॉक्स में क्या आएगा। आप इसमें से वीडियो में एक वो लेके, वीडियो की हेल्प लेके और इन बॉक्सेस को भर लेंगे। ओके, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट 1.3। देखो, उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। जो ये उस समय क्या हुआ, एक नया विशेष जो है, एक तीसरा वर्ग, जो एक अन्य वर्ग उभरा, जो पढ़े लिखे वर्ग के रूप में हम जिसको जानते हैं। ठीक है, उन लोगों ने ये कहा कि जो ये जन्म से जो भी अधिकार दिए गए हैं वो सब गलत हैं, जन्म के आधार पर नहीं बल्कि जो अधिकार हैं उनको योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए। ठीक है, देखो पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर के नए विचारों के साथ संपर्क में आ सके थे। ठीक है, जो नए समृद्ध और शिक्षित, ये इंपॉर्टेंट है। जो नए समृद्ध यानी कि जो थोड़े से प्रॉस्परस थे पहले से, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, प्लस में वो शिक्षित थे, एजुकेट लोग थे, उन्होंने अपने विचार रखे कि ये जो भी कुछ हो रहा है, चल रहा है, वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से एक स्टेट जो है, थर्ड स्टेट जो है, उसके ऊपर सारा प्रेशर है, उसी से सारे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं और उसी के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ये सब चीज़ें गलत है। इसको कैसे इम्प्रूव किया जाना चाहिए, उन्होंने लोगों को इसके लिए जो है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई। ठीक है, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। ठीक है, पहले क्या होते थे, केवल पादरी वर्ग होता था और दूसरा जो है कुलीन वर्ग होता था, और इसके बाद तीसरा स्टेट आ जाता था सीधा, जिसमें किसान ये सब लोग थे। लेकिन अब जो एक और वर्ग आया जिसको हम मध्य वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ठीक है, ये सब वो थे जिन्होंने जो है क्या किया था, जिन्होंने जो अच्छे तगड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने जो है, उनके पास कुछ पैसे भी थे। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील भी जैसे पेशावर लोग भी शामिल किए गए थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका क्या मानना था, इनका ये मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जो है जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, यानी कि बाय बर्थ जो है उनको किसी प्रकार के जो है स्पेशल उनको राइट्स नहीं दिए जाने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होना चाहिए। ठीक है, कि वो समाज में उसका स्टेटस क्या है, इट इज़ डिपेंड्स ऑन देयर ये क्वालिफिकेशंस, कि भाई उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पर ही उनका जो है समाज में स्थान होना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक, जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने की। अपने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने क्या कहा, लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया और रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच में एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू है, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, तीनों ही। ठीक है, ये आपका जो है संस्कृत, जो आपका इसमें जो है क्या नाम है, ये क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट है ये। ठीक है, तो वो आपको करने हैं उस पॉइंट में, तो ये याद करना है अपने को। बेसिकली ये सारा जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये जॉन लॉक का, कि जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी बुक लिखी, ये सब चीज़ें। मॉन्टेस्क्यू ने जो है, ये बुक का नाम कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी आ जाता है। रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। तो ये इन्होंने सबसे पहले जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में क्या कहा था कि ये सब जो है तीनों अलग अलग होने चाहिए और इनको जो है एक दूसरे
दूसरे के विभाग में जो है घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो सत्ता के विभाजन का सिद्धांत दिया था वो मॉन्टेस्क्यू द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। ठीक है, इसके बाद देखो दार्शनिकों ने इस विचारों पर कॉफ़ी हाउस जो थे वहाँ के और सैलून्स जो थे वहाँ पर, उनमें जो है वहाँ पे बैठ कर के बातचीत करना शुरू कर दिया और वहाँ पर काफ़ी जो है बहसबाजियाँ होती थी। पुस्तकें, अखबारें और इन सब के माध्यम से जो है काफ़ी प्रचार फैलाया जा रहा था इन सब विचारों का कि भाई जो भी समाज के अंदर है उनको समानता के आधार पर जो है उनकी योग्यता के आधार पर उनको अवसर मिलने चाहिए और उनका जो है समाज में जो हैसियत है वो योग्यता ही उसका आधार होना चाहिए। ये सब चीज़ों का जो है काफ़ी तेज़ी से प्रचार होने लगा था। ठीक है, तो इसी समय जो है लुई जो 16 था उसके द्वारा राज्य को खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर जो है वहाँ पर फैलने लगी। तो विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध जो गुस्सा फिर से भड़क उठा कि भाई ये क्या मतलब है कि ये बार बार जो है बिना बातें जब देखो इतने टैक्सेस बढ़ाते रहते हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। ठीक है, इसके बाद देखो क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, देखो पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि जिन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे, क्या आप सोच सकते हैं कि उनसे ऐसा कैसे किया होगा। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे। उनके वो जो चाहे मेरा जैसे राजा चाहे उसकी मर्जी से कर नहीं लगते थे। इसके लिए उसे स्टेट जर्नल यानी कि प्रतिनिधि सभा की बैठक बुला करके नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जर्नल क्या होती थी बेटा, एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों ही स्टेट के अपने अपने प्रतिनिधि होते थे। ठीक है, तीनों स्टेट के उसमें प्रतिनिधि होते थे जिसको स्टेट जर्नल कहा जाता था। ये क्या होती थी, बेसिकली एक राजनीतिक संस्था होती थी, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट की तरह काम करती थी ये। ठीक है, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी। तो इसकी अंतिम बैठक जो है 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जर्नल की बैठक बुलाई। ठीक है, प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया और पहले और दूसरे स्टेट के ने जो है इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्रांति का कारण क्या था, क्रांति के पीछे जो है लोगों का जो सोच थी वो किस तरीके से डेवलप हुई कि जो प्रथम स्टेट यानी कि जो पादरी थे और जो सेकंड स्टेट जो थी जिसमें कुलीन वर्ग थे, उसमें से 300 जो है प्रतिनिधि भेजे गए और वो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। और थर्ड स्टेट से जो है 600 प्रतिनिधि थे जो उनके पीछे खड़े किए गए थे। ठीक है, उनको बैठने के लिए भी प्रॉपर जगह नहीं दी गई थी बेटा। तीसरे स्टेट का जो प्रतिनिधित्व इसकी अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। ये खास बात है कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट से ज़्यादा जो लोग थे, ज़्यादा जो योग्य लोग थे वो थर्ड स्टेट के लोग थे। उसके बाद किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश बिल्कुल वर्जित था। ये भी ध्यान में रखना है जब मैंने आपको बताया कि किसान जो 90% जनसंख्या किसान है। ठीक है, उसके अलावा महिलाएं हैं और कारीगर यानी कि मजदूर लोग हैं। वो इस तरीके की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये जो जनरल स्टेट, उसके अंदर उनका तो बिल्कुल ही आना मना था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर के आए थे। ये सारी चीज़ें हो गई सेटिंग के भाई किस तरीके से जो है वर्साय के महल को तैयार किया गया और वहाँ पे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और थर्ड स्टेट से लोग बुलाए गए, लेकिन किसानों, महिलाओं और प्लस में जो है कारीगरों को वहाँ पर अनुमति नहीं थी घुसने की। इसके बाद क्या होता है, आगे की कार्रवाई होती है कि जनरल स्टेट के नियमों के अनुसार क्या होना था कि प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार दिया गया था कि सभी जो है अपना अपना वोट करेंगे। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार जो है पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। ये भी आपको याद रखना बेटा, ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जाम में सीधे सीधे आ जाता है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है तो आपको पता होना चाहिए, जीन जैक्स रूसो है ये नाम है। ठीक है, उसके बाद देखो
जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि जो है उनको गुस्सा आ गया और वो शोर मचाते हुए वहां से सभा छोड़ करके बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। उनको ये लगता था भाई हमारा भी इम्पोर्टेंट रोल है, हम इतना ज़्यादा टैक्स पे करते हैं तो हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि भाई हो रही है, फर्स्ट जो स्टेट और सेकंड स्टेट है उनको मारो गोली, हम जो हैं हम खुद ही क्या हैं, हम थर्ड स्टेट हैं, हम ही जो हैं एक तरीके से नेशनल असेंबली हैं, हम ही जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट तीनों को मिलाकर के क्या बनती थी, स्टेट जर्नल बनती थी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट जर्नल की बजाय जो है थर्ड स्टेट वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना अलग से नाम रख लिया और अपने नाम को उन्होंने नाम दिया जर्नल नेशनल असेंबली। ठीक है, उन्होंने अब नाम दिया नेशनल असेंबली। और साथ में उन्होंने क्या शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, मिराबो और आबे सीए ने जो है इसका नेतृत्व किया। मिराबो का जन्म कहाँ हुआ था, कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली थी और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया था। आबे सीए जो थे वो कौन थे, वो मूलतः पादरी थे और उसने भी थर्ड स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट उसने लिखा था। ठीक है, उसके बाद जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने का जो है व्यस्त थी, पूरा फ्रांस जो है वो आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, फसल जो है ख़त्म हो गई थी और पाव रोटी की कीमतें भी आसमान छू रही थी। बेकारी जो थी उस समय जो है जो इस समय जो है देखो, इस समय जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है उनके बहुत ज़्यादा जीवन में बेकारी छाई हुई थी। उनके पास जो बहुत ही ज़्यादा उनको गुस्सा था क्योंकि उनको बेचारों को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था। उनकी जो पाव रोटी बनाने वाला जो उनकी बेकरी थी वो भी सब क्या हो गई थी, वो सब भी जो है बहुत ज़्यादा जो है संकट में पड़ गई थी। जिनके पास देखो जो ये पाव रोटी बनाने का अधिकार था वो लोग क्या करते थे बेटा, उसको जो है उसको स्टॉक कर लेते थे, उसको जोड़ के रख लेते थे और जब लोग मरने लगते थे भूख से तब जो है वो कहीं जा कर के उसको बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई कीमतों पर मार्केट में जो है देते थे। तो ये भी बहुत गलत तरीका था उनका। ठीक है, बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतज़ार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर जो है धावा बोल दिया और दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। और युद्ध जो है भीड़ ने 14 जुलाई को बास्टील पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। नेस्तनाबूद का मतलब क्या होता है, ख़त्म कर देना। कि जो ये युद्ध था, युद्ध भीड़ ने, यानी कि जो ये इतनी ज़्यादा युद्ध नहीं, ये क्रुद्ध है, ये इसके अंदर बिल्कुल भी ढंग से नहीं दिखाई दे रहा बेटे। क्रुद्ध भीड़ यानी कि जो गुस्से वाली भीड़ थी, वो भीड़ भाड़ जिसको गुस्सा आया हुआ था, उस गुस्से वाली भीड़ भाड़ ने क्या किया कि ये सारे गुस्से और सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया, समाप्त कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर जो है इनको गुंडों को बुलाया है लड़ाई करने के लिए, जो पकी हुई फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। और कई जिलों में भय से आक्रांत होकर के किसानों ने क्या किया, कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये बहुत ही गलत हुआ वहाँ पर। ठीक है, उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को भी जलाकर राख कर दिया। तो कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़ करके भाग गए थे और बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर के अपनी शरण ले ली थी। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर जो है अब से संविधान का ही अंकुश होगा। ठीक है, जब किसानों ने इस तरीके से जो है लूटपाट मचाई और ऐसा जो है अपना विकराल रूप दिखाया, तब कहीं जा कर के लुई 16 को लगा कि भाई ठीक है, अब ये थर्ड स्टेट वाले जो चाहते हैं उनकी बात मान लेने में भलाई है, अदरवाइज जो है ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम नेशनल असेंबली को मान्यता देते हैं और यहाँ पर संविधान बनेगा और संविधान के अकॉर्डिंग ही सारा काम होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों का, कर्तव्यों का और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का जो है वो पूरी तरह से उन्मूलन करने का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में
आ गई। ठीक है, इस प्रकार से कम 20 लिबरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इसके बाद बेटा अब नेक्स्ट जो है मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि लेंथी है लेसन, और आप इसको थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके और फिर सुन लेना लेसन को। ठीक है, एक एक लाइन लेसन की सुननी ज़रूरी है ताकि पूरा लेसन समझ में आएगा, तो आप सारा कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।